हमारे लोक पहल के 5 आदर्श हैं। पहले आदर्श हैं हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक पूज्य राजेंद्र सिंह, उपाख्यान रज्जू भैया, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से थे और जिनका भारत में कोई सानी नहीं है। वो राष्ट्रवादी भावधारा के सशक्त हस्ताक्षर हैं और जिनका उद्देश्य था कि भारत में सामाजिक समानता से भी अनिवार्य है भारत में सामाजिक समरसता। वो जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता, राष्ट्र की एकात्मकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे। पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया एक साथ त्याग और वैराग्य के संगम हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय में वह अध्यक्ष रहते हुए, प्रोफेसर रहते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। इसी के साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है वह है ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी। भारत में सांस्कृतिक पीड़ा को, भारत में सांस्कृतिक जो गुलामी थी, हमारी सांस्कृतिक प्रतंत्रता थी, उसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिवर्तित करके जो 500 वर्षों का अवपीड़न था, हमारी पीड़ा थी भारतीय जनमानस को, उसको समाप्त करके और भारत के लिए सांस्कृतिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने वाले और जिनका ध्येय वाक्य था कि भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ है हिंदुत्व का संरक्षण, ऐसे पूज्य अवैधनाथ जी हमारे इस लोक पहल के आदर्श हैं। हमारे सांस्कृतिक प्रतिष्ठान है, हमारे सांस्कृतिक आदर्श हैं, हमारे से श्रेय प्रेय और पाथे हैं। दूसरा जो इसके बाद जो महनीय नाम है पूज्य अशोक जी सिंघल। अशोक जी सिंघल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राम मंदिर आंदोलन को, रामत्व को जन जन तक पहुंचा देना और उसे हृदयों का कंठ का हार बना देने वाले ऐसे अशोक जी सिंघल हमारे लोक पहल के आदर्श हैं, हमारे लोक पहल के पंच प्राण में से हैं। तीसरा जो महनीय नाम है लोक पहल के लिए, चौथा जो महनीय नाम है वह है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शिक्षा पद्धति से और स्वदेशी के माध्यम से राष्ट्र का उत्थान करने के लिए जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के गौरव सनातन के संरक्षण के लिए व्यतीत हुआ, ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं। और जो हमारे पंच महाभूत का जो 5वां अधिष्ठान है वह है एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत पर समाज के आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति को उसके भी सम्मुख भोजन की थाली और उसके भी गालों पर लाली जिनका श्रेय प्रेय पाथे था, जो अंत से उदय करना चाहते थे। और जिस तरह हाथी पांव में आकर समस्त जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका परिवार होता है, परिवार से निकलता है तो समाज होता है और उसकी एक जाति होती है और जाति से वह एक धर्म से बंधा होता है, धर्म उसकी आत्मा और प्राण होता है और धर्म से निकलता है तो जो सबसे बड़ा संवास होता है वह राष्ट्र होता है। और व्यक्ति राष्ट्र से किस प्रकार इस सर्पीली आकृति में एकाकार हो जाता है और राष्ट्र से बड़ा कोई संवास नहीं होता है, ऐसे राष्ट्रीय एकात्मकता से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ करके। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी अपने को राजनीतिक जीवन में नहीं उतारेगा, लेकिन दीनदयाल, तुम अगर राष्ट्र को राजनीतिक रूप से एकात्मकता के सूत्र में बांधना चाहते हो तो तुमको मैं यह स्वतंत्रता देता हूं कि एक राजनीतिक संगठन बनाकर अपनी विचारधारा, सनातन सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए, राष्ट्र के एकीकरण के लिए कार्य करो। तो ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। इन आदर्शों के अतिरिक्त आज हम लोक पहल जिसके राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह जी प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, जो हमारे संयोजक हैं, इसी के साथ डॉक्टर बाबूलाल आर्या जो लोक पहल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर अवनीश पार्थीटकर सर, प्रोफेसर संतोष सिंह, डॉक्टर आलोक चौहान, इसके महनीय
कार्यकर्ताओं में है, युवा कार्यकर्ताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जो हिंदी विभाग में है दिल्ली विश्वविद्यालय के, डॉक्टर डॉक्टर चंद्र किशोर जी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही, डॉक्टर हर्षमणि जी हमारे अनन्य सहयोगी हैं, वो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी जो युवा इतिहासकार हैं, ऐसे बहुत से स्वनाम धन्य लोग, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, ये हमारे लोक पहल के युवा साथी हैं। और इस लोक पहल को अनवरत 3 वर्ष से अधिक यात्रा हमारे करते हुए हो गया है, और इस लोक पहल को हम बहुत बखूबी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियों के प्रचार प्रसार का ये मंच है, और यह इसकी आवाज हम सत्ता प्रतिष्ठान में भी लेके जाते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। निस्वार्थ रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का लगातार अनवरत प्रसार प्रसार करना इस लोक पहल का ध्येय है, इस लोक पहल की निष्ठा है। और लोक पहल के अधिकतर जो हमारे माननीय संयोजक हैं वो लोक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। इस नाते भी लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोगी बनकर उसमें उसकी गति को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और हम लगातार अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि लोक पहल प्रत्येक रविवार को अपनी एक रविवासरी श्रृंखला एक विद्वान और विदुषी के साथ लेके आता है। तो अब मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज की महनीय वक्ता प्रोफेसर मनीषा सेंगर जी को, और मैं आपको ये थोड़ा सा परिचय दिला दूं। मैं बलिया के जिस इलाके में रहता हूं, मूलतः गाजीपुर का हूं। बलिया का वो जो क्षेत्र रसड़ा कहलाता है, जो पश्चिमी मऊ और बलिया के मध्य में है, वह सेंगर क्षत्रिय वंश का संपूर्ण क्षेत्र है, और लगभग 30 किलोमीटर पूरब पश्चिम वह पूरा सेंगर और नाथ पंथ, नाथ बाबा वहां का प्रसिद्ध मंदिर है, शैव उपासक, शिव की उपासना वहां का संपूर्ण क्षत्रिय परिवार करता है। तो मैं इस नाते भी आपका अभिनंदन करता हूं कि मेरा कर्म क्षेत्र भी उन्हीं सेंगर वंशी लोगों के मध्य है, और बंधु बांधव और जितने हमारे सखा हैं वो सब एक बड़ी संख्या सेंगर मेरे मित्रों की है। मेरा जीवन बालपन भी वहीं बीता है। तो इस नाते भी आपका मैं नाम सुन के ही बहुत गदगद हो गया कि कोई मेरे क्षेत्र की, मेरी माटी की पहचान है। ये तक कि सेंगर नदी इटावा में है, लेकिन बलिया से उसका गहरा तादात्म्य है, क्योंकि उसके वंशज एक बृहत्तर क्षेत्र में बसे हुए हैं, और उसी वंश से निकला हुआ नाथ बाबा जो बहुत बड़े सिद्ध संत थे, कहते हैं कि और उनसे गाढ़ी मित्रता गोरखनाथ पंथ और उस मठ से भी है। तो इस नाते भी हमारा एक सहज समीकरण होता है। इस मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप देशबंधु कॉलेज की वरिष्ठ प्रोफेसर, जंतु विज्ञान विभाग हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और उस कड़ी का अभिनंदन आशुतोष सिंह तोमर जो हमारे युवा हैं, युवा तेजस्वी हैं, संघ के विस्तारक और प्रचारक हैं, उनके सहयोग से आपसे हमारा एक परिचय हुआ है। आप हमारे परिवार की ही सदस्य हैं। एक भूली बिसरी यादें आज अभिव्यक्ति पा रही हैं, उसको नया स्वर और नया संबंध मिल रहा है। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप विदुषी हैं, और जिस विषय का आपने चयन किया है वो लोक पहल का बहुत लोकप्रिय विषय है, वह है नई शिक्षा नीति एवं रोजगार के अवसर। क्योंकि हम स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं, नई शिक्षा नीति से हम भारतीय ज्ञान परंपरा को और उससे भारत की शिक्षा नीति से जोड़ करके भारत को के युवकों को हम रोजगार देने की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन की हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। वो सपना तभी साकार होगा जब हम नई शिक्षा नीति का वास्तव में प्रवर्तन कर पाएंगे। मैं बहुत समादर के साथ आज की महनीय वक्ता, जिनका पाथेय हम सबको प्राप्त होगा, ऐसी हम सब कोई बहुत ही बड़ी समादर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर मनीषा शेंगर जी को। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार। अब मैं अपना शुरू करती हूँ अपना वक्तव्य। माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी,
नेशनल कन्वीनर लोक पहल, प्रोफेसर अखिलेश त्रिपाठी जी, चीफ प्रॉक्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर आलोक चौहान जी, डायरेक्टर मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ, अनिल सिंह जी, आशुतोष प्रताप सिंह जी, आशुतोष सिंह तोमर सिंह जी, भावेश द्विवेदी जी और अ, हर्षमणि सिंह जी, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार जो आज आप मेरे वक्तव्य को सुनने के लिए आए हैं। और जितने भी आदरणीय शिक्षकगण हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार। यह मेरे लिए अत्यंत ही गर्व और खुशी का क्षण है कि आज मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये शिक्षा नीति शिक्षा के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए एक दूरदर्शी रूपरेखा प्रदान करती है और व्यवस्थित शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाकर देश की प्रगति में सहायता देने के लिए सक्षम रहेगी। तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप सबके समक्ष ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ गाइडलाइंस साझा कर सकूं। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये करीबन 34 साल के बाद जो ये पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी जो 1986 में आई थी, उसके बाद अब ये 21वीं शताब्दी की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और ये करीब 2 लाख सजेशंस के बाद इसका आगमन हुआ है। और ये जितने भी पुराने जो शिक्षा नीति के जितने भी गाइडलाइंस थे उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाई गई है और जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा के नियमों को बेटर करने के लिए लाई गई है। और ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो बच्चे हैं उनमें बड़े बुनियादी तौर पे शिक्षा को फॉर्मुलेट करने के लिए लाई गई है और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र होते हैं, जो हमारे करीब 3 करोड़ छात्र ऐसे हैं जो आगे चलते चलते सेकेंडरी एजुकेशन से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उनके ड्रॉप आउट ना हो और उन बिल्कुल गांव में बिल्कुल जितने भी दूर दराज के इलाके हैं उन सब तक ये शिक्षा पहुंचे, इसके लिए पूरा इस शिक्षा नीति में बहुत सारे गाइडलाइंस आए हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनके अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज हैं जितने भी, और हमारे देश के प्रति डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट लाना बहुत जरूरी है आजकल के छात्र और छात्राओं में। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के प्रति है, इस चेंजिंग जो सिनेरियो है एजुकेशन का और दुनिया का जितना भी परिवेश है बदलता हुआ, उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे उनको अपनी एजुकेशन को लाना है, वो इस नीति का बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो इसमें एक गाइडलाइन है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE लाया गया है। और जो हमारा प्रेजेंट हमारी जो एजुकेशन है उसमें बस यही प्रॉब्लम है कि हमारी शिक्षा बिल्कुल दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुंच पाती और 3 से 6 साल तक के छात्र और छात्राओं के लिए आंगनवाड़ी का और प्री स्कूल्स का प्रोविजन है। और इसके लिए भी उन्होंने हमारी नई शिक्षा नीति में इस तरह से करा हुआ है कि जो सोशल वर्कर्स हैं वो बिल्कुल बीहड़ और बिल्कुल दूर दराज के इलाकों तक वो पहुंचे। और इसके लिए साथ साथ गवर्नमेंट की भी बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ HRD हो गए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गए, और ट्राइबल अफेयर्स हो गए जो WCD है। बिकॉज वहाँ जो जितने भी ट्राइबल अफेयर्स हैं, जो ट्राइब्स हैं जो हमारे बहुत इंटीरियर्स में बसे हुए हैं, उनके लिए भी उन तक भी शिक्षा पहुंचे। तो इस तरह से सारे लोगों ने मिलके इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए
पूरा सहयोग देने के लिए वादा किया है। और इससे हम हमारा जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कम से कम नहीं तो 10 साल तक के जो बच्चे हैं, कितने भी ट्राइबल हो, कितने भी दूर दराज के इलाके हों, उनमें कम से कम नहीं तो 10वीं तक की शिक्षा जरूर दी जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब जो आज का स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया कि करीब 5 करोड़ 3 से 5 करोड़ के बच्चे हैं जिनको करीब 3 करोड़ तो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, और करीब 5 करोड़ बच्चे हैं जिनको एजुकेशन पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इसीलिए जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने इस तरह से लिटरेसी और न्यूमरेसी का प्लान किया है कि कम से कम इनको बुनियादी तौर पे एजुकेशन मिल सके। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी हो, और किताबों की भी बहुत जरूरी इन्होंने एक पॉलिसी निकाली है, नेशनल प्रमोशन पॉलिसी और रेपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज के तहत हमारी कुछ किताबें हैं जो अवेलेबल करी जाएंगी बच्चों तक, और उनकी एक्सेसिबिलिटी भी हो कि वो इतने सक्षम बन सकें कि वो बुक्स को खरीद सकें। साथ में जो भी क्वालिटी एजुकेशन है, जितनी भी बुक्स में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, वो बुक्स भी इनको फ्री में मुहैया कराई जा सके। और जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं, वो आज का जो स्टेटस हम अगर देख रहे हैं, एनएसएसओ में जो 2017 और 18 के बीच में जितना भी इस तरह की फाइंडिंग्स हुई हैं और डेटा आया है, उसमें बहुत सारे बच्चे क्योंकि रजिस्टर नहीं करते हैं, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी इतना कम है कि 5वीं और 8वीं के बीच में 90% है ग्रॉस एनरोलमेंट। मतलब वो एनरोलमेंट ही इतना कम, सिर्फ 90% बच्चे एनरोल हो रहे हैं 8वीं तक, और 9वीं और 10वीं में तो वो 80% भी नहीं रह जा रहे हैं, और 11वीं और 12वीं में मतलब 50%, सिर्फ 50% बच्चे ऐसे हैं जो 11वीं और 12वीं तक पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इतने सारे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से महरूम रह जा रहे हैं, और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वो उनको जॉब्स की प्रॉब्लम होगी, उनको इस तरह से उनके पास जॉब्स भी नहीं होंगी, ना ही उनके पास कोई स्किल्स हैं। तो इस पॉलिसी का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक गाइडलाइन है कि वहां पर वैल्यू एडेड कोर्सेज, जिससे कि वैल्यूज बढ़े, स्टूडेंट्स को पता लगे, छात्रों को कि हमारे लिए एजुकेशन की क्या वैल्यू है। हमें आगे सिर्फ घर के ही कामों में और खेतों में ही ना रह के, हम उसके साथ साथ हम अपने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ताकि इस तरह से कोर्सेज दिए गए ताकि बच्चे आगे आए और आगे अपने इस तरह से कोर्सेज करें। मतलब स्कूल की एजुकेशन में ही ये एडेड है। तो अब अगर हम वैल्यू एडेड कोर्सेज और हम स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज इनको अगर देखें, तो इसमें हम जैसे बड़े 11वीं और 12वीं के बच्चों में भी, जैसे एपीकल्चर की कैसे आप बीज को पाल सकते हैं, एक्वाकल्चर फिश को आप कैसे पाल सकते हैं, और इसमें और भी जितने भी, जैसे सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में आप कैसे सिल्क वॉर्म को आप कपड़ा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सहयोग होगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लाए गए हैं इस पॉलिसी में, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके, और कम से कम हमारा जितना भी इस तरह से बेरोजगारी है उसको हम कॉम्बैट कर सके, बेरोजगार इतने बच्चे ना रहें। तो हमारी इस पॉलिसी में करीब ऐसा माना गया है कि 2030 तक, अभी आज के सिनेरियो को देखें तो हमारे बहुत कम बच्चे हैं, अराउंड 50% बच्चे हैं जो आगे बढ़ पाते हैं एजुकेशन में, और 50% बच्चे रह जाते हैं। तो इसकी वजह से हमने कम से कम नहीं तो जितने भी 100% 2030 तक, मतलब 2030 तक हमारा इस पॉलिसी में कोशिश ये रहेगी कि कम से कम नहीं तो 99 से 100% बच्चे एनरोल हो सके, और आगे चल के कहीं ना कहीं अपने को अपनी स्टैंडिंग बना सके और अपनी नौकरियां ले सके।
उसके साथ साथ इसमें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का भी एक प्रोविजन दिया गया है, जिसके तहत आप जितने भी सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते एजुकेशन को, तो वो उन तक भी एजुकेशन पहुंच सके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के मदद से। और आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें काउंसलर्स और वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स की मदद ली जाएगी। और इसी तरह ये जो न्यू पॉलिसी है, इसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स चुनने का भी मौका दिया जाता है कि अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, तो आर्ट्स का जो स्टूडेंट है उसको साइंस के सब्जेक्ट्स की कोई नॉलेज नहीं होती, और उसको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की भी कोई नॉलेज नहीं होती। तो इस तरह से ये डिजाइन करा गया है इसका करिकुलम, साइंस का बच्चा भी अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट चुन सकता है, कॉमर्स के चुन सकता है, और आर्ट्स का बच्चा भी अपने साइंस के, और साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी इस तरह से अपने हिसाब से। इवन हमारे कॉलेज में तो ऐसा ज्यादातर, अब क्योंकि संस्कृत बहुत ज्यादा वापस आई है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे कॉलेज में भी करीब 20% बच्चे संस्कृत ले रहे हैं। साइंस के बच्चे, मेरे खुद के जंतु विज्ञान के बच्चे, 20% बच्चे संस्कृत ले रहे हैं। तो इस तरह से कम संस्कृत लेंगे तो अपनी पुरानी अपने रूट्स से जुड़ेंगे, और आगे अपने देश से भी प्यार होगा उनको। और इस तरह से इसमें और भी इस करिकुलम में ये भी ऐड किया गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है, क्योंकि अगर बच्चा इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ना चाहता, उसे नहीं आता, तो कम से कम उसको अपनी मातृभाषा जरूर, अपनी अपनी जो अपनी उसके एरिया की जो भाषा है वो तो उसको आती है। तो इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म भी जोड़ा गया है कि आप अपने क्षेत्र की जो भी भाषा आपको आती है, आप उसमें उसको आप पढ़ाई कर सको। तो इससे बहुत बहुत चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के, कि बच्चे आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर वो इंग्लिश हिंदी में ना पढ़ना चाहें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हैं। साथ में इसमें एक एक्सपेरिंशियल लर्निंग, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू लर्निंग, क्योंकि पहले जो हमारी लर्निंग थी वो सिर्फ लर्निंग विद बुक्स थी, लेकिन अब जो लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्निंग होगी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी आपके अपने हिसाब से होंगे। साथ में आपकी वोकेशनल एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा इसमें, कि आप वोकेशनल एजुकेशन चुन सकें, तो आप अपने को इतना सक्षम बना सकते हैं कि आप अपनी आजीविका खुद से कर पाए। और इसमें जो एनसीईआरटी है इसका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की मदद से नई किताबें मिल रही हैं, और एनसीईआरटी ही आगे चल के इस पॉलिसी में मदद कर रहा है, जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको आगे लाने में। और इसमें स्टूडेंट का जो असेसमेंट था, जब हम आज की प्रेजेंट सिनेरियो में जो पॉलिसी थी अभी तक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले, तो आपने देखा होगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट है, सिर्फ नंबर नंबर लेने हैं, इतने बस लर्न करना है, बस रट लेना है और नंबर लेने, ऐसा नहीं है। अब इस पॉलिसी के साथ में आपको लर्निंग बाय डूइंग, आप इस तरह से कुछ करके आप लर्न कर सकते हो, बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। और साथ में स्कूल की जो गवर्नेंस है, मतलब स्कूल वालों पे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कसा गया है शिकंजा, कि आप बच्चों के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स का इंतजाम करिए। इसके लिए आप इसमें एक्रेडिटेशन, क्योंकि कोई भी स्कूल अपना किसी भी तरह से अपना वैसे कर सकता था अभी तक, कि हाँ भाई पैसे खिला दिए और अपना स्कूल का नाम बढ़ा लिया, और कैसे भी कोई बहुत अच्छा बच्चा अच्छे से कर रहा है तो उसको तो आगे आने दिया, लेकिन जो नहीं अच्छा कर पा रहा, तो थोड़ा स्कूल्स आजकल ऐसे थे जो दूर दराज इलाकों में, कि वो भाई चलो पैसे वहीं पर ही ट्यूशन हो जाएगा और वहीं नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो एक्रेडिटेशन का प्रोसेस है उसको भी इम्प्रूव किया गया है, और टीचर्स भी ज्यादा अच्छे अपॉइंट हो रहे हैं, जो अच्छे बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर सके। अब इसमें रिसर्च के लिए भी एक रास्ता खुला है आगे, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो इस तरह से वो 12th के बाद तो वो अपनी रिसर्च में भी ध्यान दे सकते हैं। और रिसर्च का मतलब ये है कि वो
कोई भी ऐसा स्किल पकड़ सकते हैं, जैसे कारपेंटर का स्किल है। मेरे अपने कॉलेज में एक्वेरियम फिश कीपिंग है, कि फिश को कैसे, फिश का खाना कैसे बनाया जाता है, फिश का पालन कैसे किया जाता है। वैसे ही जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, वहां पर सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म कैसे कपड़ा बनता है, सिल्क इंडस्ट्री उससे चलने के, मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वैसे प्रोटीन बहुत महंगा होता है, लेकिन मशरूम के कल्टीवेशन से हम जो गरीब तबका है उन तक भी हम प्रोटीन डाइट पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसी गाइडलाइंस हैं जो इस तरह के फ्रेमवर्क में आ रही हैं, जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस और रोल्स प्ले करेंगे। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कि आप फ्लेक्सिबल हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट चुने, तो आपकी अपनी साथ में आपके पास वोकेशनल एजुकेशन भी रहेगी, साथ में आपके पास मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स भी रहेंगे। मतलब आप अपना 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और आप वहां पर भी एग्जिट हो सकते हैं, कि अगर आपको तो अपना काम करना है, आप पहले 2 साल में भी बीएससी या बीए बीकॉम करके आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको डिग्री उससे मिलेगी। और आप 4 साल का भी कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो अगर आप उसी जगह से रिसर्च में 4 साल का कोर्स करते हैं, तो वो टीचर्स आपको ऑलरेडी 3 साल से जानते हैं, तो इस तरह बच्चे और टीचर के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत बन जाती है, इसलिए बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये। अब जो मेजर इसमें प्रोविजंस हैं एनईपी में, उसमें एजुकेशन का फिनेंस, मतलब उसके खर्चा, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके बच्चों की एजुकेशन में बहुत बहुत सहयोग देंगे। तो ये हमारा करीब 6% जीडीपी इससे इसमें एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हैं, ताकि जो बिल्कुल गरीब तबके के अच्छे होशियार बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन पॉसिबल हो सके आगे, अगर उन लोगों को बढ़ना है तो एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट्स में। और इस पॉलिसी में प्रमोशन और फिलांस, जैसे अगर आप कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो एज में रिटायर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एज में, तो अगर वो अब ऐसे ही फ्री में एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो आके दे सकते हैं, और उनको नॉमिनल तनख्वाह में रख सकते हैं, और वो बच्चों को फिलांथ्रोपिक, मतलब अब ऐसे ही फ्री एजुकेशन देने के लिए उनको भी हम इनवाइट करते हैं। और क्लासरूम टीचिंग को भी बहुत वो दिया गया है, डिजिटलाइज किया गया है, मतलब इसमें बहुत टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। तो ऑनलाइन एजुकेशन का, जैसे अभी कोरोना टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन ने कितना हेल्प किया था, इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही ये सब ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल हो सकी। नहीं तो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे के बिना हमारे बच्चे के तो 2-3 साल ही बर्बाद हो जाते। तो एटलीस्ट 1-1.5 साल तो कहीं नहीं गया था। तो इसी ऑनलाइन, इसी न्यू एजुकेशन और इसी डिजिटल एजुकेशन की मदद से हमारे बच्चे आगे बढ़ पाए, और एटलीस्ट वो पढ़ाई से जुड़े रहे और आगे बढ़ पाए। और अभी भी जो जितने भी इस तरह के ऑनलाइन टूल्स हैं अवेलेबल, जैसे चैट जीपीटी और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, वो आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं, छोटे बच्चे भी, कि वो इन टूल्स को यूज करके अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए प्रोफेशनल एजुकेशन और इससे बढ़ रही है। साथ में इंडियन लैंग्वेज, जितनी भी हमारे देश में लैंग्वेजेस है, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ रहे हैं, तो आर्ट्स और कल्चर भी इससे जुड़ रहा है। तो अपने आर्ट्स और कल्चर से बच्चे जुड़े रहेंगे। साथ में मैंने आपको बताया, जैसे वोकेशनल स्टडीज है और स्किल एजुकेशन है, तो स्किल एजुकेशन में जैसे सिलाई, कढ़ाई, ये सब बच्चे जिनको इसमें इंटरेस्ट है, वो इस फोरम से आगे बढ़ सकते हैं। तो हर बच्चे के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये बहुत ही बड़ा कदम है आगे अपने देश को ले जाने के लिए। और मैंने आपको बताया जैसे कि 6% एलोकेट हो गया है जीडीपी का इसमें एजुकेशन में, तो इससे एजुकेशन सेक्टर में तो मदद मिलेगी ही। और जो पहले हम सिर्फ 4%
एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करते थे, अब वो 6% और 6 से 8% तक जाएगा अब वो। तो इससे क्या होगा, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है स्कूल्स की, स्कूल की एजुकेशन की, और लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो इस तरह से बच्चे अब जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपनी हायर एजुकेशन में अगर वो जाते हैं तो बाहर, क्योंकि ये 4 साल का हो गया है एजुकेशन, जो बीएससी है वो 4 इयर्स का हो गया है, तो 4 ही इयर्स का फॉरेन कंट्रीज में भी है। तो इसी तरह बच्चे फॉरेन कंट्रीज से अपने देश में आ सकते हैं और अपने देश से फॉरेन कंट्रीज में जो आगे बढ़ के अच्छा करना चाहते हैं और वापस अपने देश में आके सर्व करना चाहते हैं, तो इस तरह भी हमारी पॉलिसी है कि जो इंटर चेंज हो सके, एक्सचेंज प्रोग्राम्स में हमारे बच्चे बाहर जा सके और बाहर के बच्चे हमारे देश में आ सके। अब इसमें एक मल्टीलिंगुअलिज्म मैंने आपको बताया कि 5वीं कक्षा तक अपने क्षेत्रीय भाषा में ये लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये चाहे तो हिंदी में या इंग्लिश में या संस्कृत में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 मेजर लैंग्वेजेस हैं जिनमें बच्चे आगे पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें इंटर स्टेट मूवमेंट भी अलाउ कर रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बच्चा अगर जाता है, तो पहले अगर किसी के पेरेंट्स का ट्रांसफर होता था तो उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो थोड़ा टाइम लगता था। अब इस तरह से कर दिया है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज में किसी भी स्टेट में जा सकता है और इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे बच्चे के। अब इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सेटअप करना है, जैसे थोड़ा जगह भी चाहिए होगी, और जैसे परख एक नेशनल असेसमेंट बॉडी है जो इन एक्टिव जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको असेस करने के लिए ये बॉडी परख 60 एजुकेशन बोर्ड्स पूरी कंट्री के चारों तरफ उनको। जी, तो इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए अब सारी कोशिश जारी है कि दोबारा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, और साथ में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट मिनिस्ट्री, सेंटर मिनिस्ट्रीज, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे आगे आके मदद कर रहे हैं ताकि इसको फुल स्विंग में इम्प्लीमेंट कर सकें। और जितनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसको इसमें होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को स्टार्ट करें, जिससे कि बच्चे कोशिश बच्चे आगे इसमें आए और आगे अपना फ्यूचर को इम्प्रूव कर सके। तो इसीलिए इनकी मदद से, ये कलेक्टिव इन सब की मदद से ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में पूरी कोशिश हो रही है। और अब इसमें जो थोड़ी सी फेडरल सेटअप और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि एक्सपेंशन है, बस इसमें थोड़ी हम मेहनत कर रहे हैं और आगे और काफी हद तक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस का, यूनिवर्सिटीज का एक्सपेंशन भी हुआ है। और अगर हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करें तो इसमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक अप्रोच के लिए ये अपने को इम्प्रूव कर सके। और साथ साथ मैं देश के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि हमारे यूपी में भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी गवर्नमेंट में भी बहुत सारी शिक्षा के स्तर पर उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। और पिछले 5 वर्षों में बुनियादी शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन और कौशल विकास, कौशल वृद्धि और इस सब को बहुत बहुत प्राथमिकता दी गई है। और जैसे एक इसमें मिशन प्रेरणा करके है, मिशन प्रेरणा और ग्लोबल और ग्रेडेड एंड ग्लोबल लर्निंग प्रोसेस,
जैसे कार्यक्रमों में भी छात्रों ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। और जैसे ऑपरेशन कायाकल्प अभियान भी है, और इसमें जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है उसको अपग्रेड करके गवर्नमेंट स्कूल्स को पुनर्जीवित किया जा रहा है। और इससे भी छात्र जो है ये आधुनिक जितनी भी शिक्षा के लिए अनुकूल बन गए हैं। तो इसीलिए आने वाले टाइम में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी पूरी होलिस्टिक, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। और कक्षाओं में भी हमारे यूपी गवर्नमेंट में बहुत टेक्नोलॉजीज को लाया गया है। जैसे मतलब जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं और नए सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी नए विषय, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो, करियर काउंसलिंग सेंटर्स की भी स्थापना हुई है। ये सब नए नए जितने भी विषय उनको लाया गया है। और इसमें नए विश्वविद्यालय और नए संस्थानों की स्थापना भी हुई है। और एनईपी को लागू करने के लिए हायर एजुकेशन में भी उत्कृष्टता लाने में भी ये बहुत सहयोगी होगी। इसीलिए ये इस पे भी बहुत सारा काम किया जा रहा है, पूरे देश भर में भी और यूपी में भी। और भारत, और इससे क्या होगा, भारत का प्रत्येक जो शिक्षार्थी होगा उसके लिए बहुत उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हेल्प करेगी। और जितने भी हमारे बाकी की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे स्कूल चलो अभियान हो गया, और ग्रेडेड प्रोग्राम्स, लर्निंग प्रोग्राम्स तो हैं ही। इसमें मैथ्स को लेके बच्चों को बहुत इनहिबिशन रहती है, बच्चे आगे आने से डरते हैं। तो मैथ्स के लिए भी इसमें जो ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम्स है, इसमें गणित को लेके काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, जिससे बच्चों का मैथ्स के स्किल्स भी बढ़े। और विद्या सेतु और ई पाठशाला इस तरह से दी गई है कि जो हमारे अर्बन एरियाज हैं और रूरल एरियाज, ये दोनों जुड़ सकते आपस में। और फ्री यूनिफॉर्म्स और स्कॉलरशिप्स के भी डिस्ट्रीब्यूशन इस शिक्षा नीति के तहत करा जाएगा। हैप्पीनेस करिकुलम है, ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट है जो यूपी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से शुरू भी किया और चल भी रहा है। और साथ ही में स्पोर्ट्स को, जितने भी खेलकूद है उसको बढ़ावा देने के लिए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। तो इसी तरह इन सब नई नई यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई है। तो इसी तरह से नई जो शिक्षा नीति है वो आने वाले समय में बच्चों के भविष्य में बहुत उपयोगी रहेगी। जी, मैं आगे फिर मैं थोड़ा सा इस पे आ जाती हूँ। जैसे हायर एजुकेशन में जो इंटरनलाइजेशन कर रहे हैं, इंटरनलाइजेशन में मतलब ये है कि हम अपनी जैसे जितनी भी हमारी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, उनमें भी इंटरनलाइजेशन हो रहा है हायर एजुकेशन का। तो इससे क्या होगा, इंटरनलाइजेशन मतलब हर इंस्टीट्यूट सक्षम रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एक इंस्टीट्यूट को हम बीएससी तक चला रहे हैं तो बस उसके बाद फिर वो आगे दूसरी जगह जाएगा। तो वहां पर भी एमएससी, बीए के बाद एमए, एमकॉम, इस तरह से हर इंस्टीट्यूट इतना केपेबल होगा कि अपने और रिसर्च भी साथ साथ बच्चा वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो चाहे छोटे इंस्टीट्यूट्स हो, वहां पर पूरा रिसर्च का होगा। और इसमें इसमें जितनी भी अगर बच्चा आगे जाना चाह रहा है, किसी और देश में जाना चाह रहा है, तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है बच्चा। अपना लैंग्वेज तो है ही, आपने 3 लैंग्वेजेस जो बेसिक लैंग्वेजेस है, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तो है ही, और अपनी उसकी क्षेत्रीय भाषा भी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो दूसरी भाषाएं पढ़ना चाह रहा है, जर्मन, फ्रेंच, तो उसके लिए भी प्रोविजन है उसको भेजने के लिए कि वो कहाँ जा सकता है। तो इस तरह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अगर वो आगे जाके पढ़ना चाहे तो वो आगे
पढ़ सकता है। तो अब मैंने आपको इसमें अभी परख के बारे में बताया था कि ये जो नेशनल असेसमेंट एक बॉडी बनाई है, पूरे जितनी भी यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके ऊपर एक नेशनल असेसमेंट बॉडी परख भी बनाई गई है, जो जिसके एक्टिव कोऑपरेशन से करीब 60 एजुकेशन बोर्ड्स पूरे कंट्री में स्थापित होने के लिए नोट गाइडलाइंस रखी गई हैं। अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट और चीज है कि इसमें जितनी भी प्रीवियस पॉलिसीज है, उसके साथ इसका कंप्लीट डिस्कनेक्ट नहीं है। उन्हीं पॉलिसीज को बेहतर, ऐसा नहीं है कि हमारी जितनी पुरानी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रखी थी उसको बिल्कुल ही हमने हटा दिया हो, ऐसा नहीं है। इस पॉलिसी में हमने पुरानी पॉलिसी को भी रखा है, उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि वो अपनी हर चीज नई नई ला रही है। वो पुरानी पॉलिसी में कुछ अच्छी चेंजेस कर रही है, जिससे कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे आगे देश के जो भविष्य है उनमें उनके लिए बेहतर साबित हो। तो इसीलिए ये मल्टी फेसेटेड होगी, इसके कई तरह से ये इसके फेसेस हैं, और मल्टी लेवल, कई लेवल्स पे ये काम करेगी। और इसमें जो ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी से कहीं पर भी बच्चे को कहीं पर भी नीचे वो नीचे नहीं गिरेगा, इस पॉलिसी में वो आगे ही बढ़ेगा। और क्योंकि उसका इस तरह से एजुकेशन सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे होगी, बुक्स की तो नॉलेज उसको देगा ही इंस्टीट्यूट, लेकिन साथ साथ वो अपने एक्सपेरिमेंट से जो लर्न करेगा वो उसके लिए आगे के नौकरी पाने के लिए बहुत बेहतर होगा। तो इसीलिए इसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑलरेडी 60% हो चुका है, अब बाकी 40% है। तो इसके लिए अभी और भी आगे काम हो रहा है। तो जितने भी हमारी जैसे फंडिंग एजेंसीज हैं और जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये भी अपने फंड्स देके इसमें और हेल्प कर रही है, जहां जहां से भी फंड्स इकट्ठे हो सकते हैं। तो जितने भी इस तरह के, और डेडलाइन, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें डेडलाइन भी दी हुई है इस पॉलिसी में, कि इतने इतने डेडलाइन तक, इतने इतने समय तक ये पॉलिसी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, कि हर इंस्टीट्यूट को डेडलाइन दिया हुआ है कि इतने टाइम तक आपको इसको रन करना है, कि अब आपको बिल्कुल इसको रनिंग में लाना है। तो इसीलिए, क्योंकि ये डेडलाइन दिए हुए हैं, इसलिए सारे इंस्टीट्यूट्स इसको एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं, जितने भी टारगेट्स अचीव करने हैं, वो सब में सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज लग गए हैं। और इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए और इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी पूरी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स लगे हुए। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी तत्परता से लगे हुए हैं। और हमारे जो एटीट्यूड में जो चेंजेस हैं, बेसिक एटीट्यूड में हमारे जो चेंजेस हैं, वो भी आ रहा है, धीरे धीरे देखा गया है। तो इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल पे लेके आ रहे हैं। और इसमें एक और बात है कि इसमें डुप्लीकेशन और ओवरलैप के कोई भी चांसेस नहीं है इस पॉलिसी में। जैसे अब जैसे जैसे पेपर्स हैं, हम अगर पढ़ते हैं, तो अगर एक पेपर में कुछ पढ़ा तो दूसरे पेपर में भी उसका डुप्लीकेशन हो जाए, इसलिए वो भी एक फैक्टर है, जो इसमें ओवरलैप कहीं पर भी नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल क्लियर कट इसका डोमेन अलग अलग बनाया हुआ है इस पॉलिसी का, कि अलग अलग तरीके से वहां पर अपने एरियाज चल रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स, अपने करिकुलम चल रहा है, जिससे कि कोई भी डुप्लीकेशन इसमें ना हो सके। तो इसमें एक और अच्छी बात ये है कि इसमें ये जितने भी लीडर्स हैं एकेडमिक्स में, जितने भी लीडर्स हैं, वो खुद ही सेल्फ ड्रिवन है। इस पॉलिसी के इतने फायदे हैं कि वो इतने एंथुजियास्टिक हैं, और इस पॉलिसी को पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट करने में मेहनत कर रहे हैं। और इसमें पीरियोडिक रिव्यू का भी एक प्रावधान रखा गया है, कि जितने भी इसमें टाइम टाइम पे रिव्यू होगा इसका। तो हर इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस के भी इंडिकेटर्स हैं,
तो इससे पॉलिसी आगे ही बढ़ती जाएगी, इसमें कोई भी नीचे वापस या कम इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको काफी लेवल पे हर इंस्टीट्यूट को लागू करना है, तो मेहनत सबके ऊपर पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स भी हैं और साथ में पीरियोडिक रिव्यू भी है और इसमें टाइम बाउंड भी है ये पॉलिसी। तो इसलिए बहुत लेवल्स पे इसमें स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ऐसे नहीं कि एक साथ बिल्कुल। ही सारा इम्प्लीमेंट किया। इसमें हर स्टेप पे इम्प्लीमेंटेड, मतलब फर्स्ट ईयर जैसे अगर 6th क्लास है उसमें इम्प्लीमेंट होगा, फिर उसके बाद 7th में, तो स्टेप वाइज हो रहा है इम्प्लीमेंट। तो ऐसा नहीं कि एक साथ हमने एक साथ टीचर्स को हमने दे दिया कि आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, ऐसा नहीं है। और उनको हर हर क्लास में जब बच्चा जा रहा है तो उसके पहले बैठक हो रही है और बैठकें हो रही है, उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आने इस क्लास में, वैसे उस तरह से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आने हैं, क्या उनके टाइम टेबल्स इस तरह से बने कि वो स्किल डेवलपमेंट को, वैल्यू एजुकेशन को, इसके लिए भी अलग अलग वो दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है। जैसे हमारे भी जैसे अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्किल एनहांसमेंट, उनके स्किल को एनहांस करने के लिए और वैल्यू एडिशन कोर्सेज ये जैसे ला रहे हैं, तो इनके लिए अलग टाइम टेबल में जगह दी हुई है कि इतने बजे से 12 बजे से 1 बजे तक आपको स्किल डेवलप करने के लिए और वैल्यू, इसमें आ रही है आवाज ना, रिपीट हो रही है। तो इस तरह से हर स्टेप पे इसको लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आ रहे हैं जिससे कि इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद मिल सके। अब इसके साथ साथ इसमें जितनी भी इस पॉलिसी में जितने भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, और तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों मिलके इसको, इसमें परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं कि ये स्टेट लेवल पे, स्टेक होल्डर्स लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे किसने कितना काम दिया है, किसने कितना काम किया है, ये सारी चीजें वैल्यू हो रही हैं और सारी चीजों का बिल्कुल पारदर्शिता से पूरा असेसमेंट होएगा। तो ये इसीलिए ये पॉलिसी बिल्कुल भी फेलियर की तरफ नहीं जाएगी और ये बहुत बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि 60% तो ये सक्सेसफुल हो चुकी है। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है और साथ में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर बहुत बहुत अच्छा इन्होंने शो किया है, जिसमें कि अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी सारी ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं जिससे कि पॉलिसी में जितनी भी पॉलिसी में स्कीम्स थी वो सब लेके आई गए हैं और पिछले 5 वर्षों में बहुत बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन हुआ है। और इस मेरे ख्याल में इतना मैंने काफी बता दिया है। अगर कुछ और भी बताना है तो बताइए, फिर मैं आगे और कुछ इसमें ऐड करूं। मैम, जो नई शिक्षा नीति है उसमें मैं समझता हूं कि आपकी बात लगभग सारी बातें आ गई है, लेकिन नई शिक्षा नीति हमारे रोजगारों हमारे विद्यार्थियों के लिए जो का खास करके हायर एजुकेशन पास आउट होते हैं, और उसमें इसमें रोजगार के क्या अवसर सृजित होते हैं, उन बिंदुओं को थोड़ा सा अगर आप हाँ टच करेंगे जी। जी, वही मैं आपको बता रही थी कि इसमें जैसे जितने भी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में जैसे बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे को किस चीज, कौन सा स्किल उसके अंदर है, कि वो पेंटिंग में उसका ज्यादा स्किल है, तो उसको डेवलप करने के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं। और वैसे ही इसमें जैसे मैंने आपको बताया सेरिकल्चर है, वो कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे सेरिकल्चर है कि ये सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं, वो सिल्क वॉर्म से सिल्क बनता है, तो वो कैसे बनता है, तो वो पूरा इस तरह से वो अपने को इसमें कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे ये लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इनको ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरह से मछली का पालन कर सकते हैं और किस तरह से हम मैंने आपको बताया कि फिश का फीड है, जैसे फिश का ऑर्नामेंट कल्चर है, जैसे ऑयस्टर इंडस्ट्री है,
ऑयस्टर्स कैसे उसमें से मोती मतलब जितनी भी ये फैशन की तरह फैशन इंडस्ट्री में ये पर्ल्स का बहुत बड़ा पर्ल कल्चर है। और तो इसमें ये आगे ट्रेन हो रहे हैं। साथ साथ एक हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन में भी अगर ये फूड और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन तो ये 4 साल के लिए हो जाएंगे, क्योंकि 3 की जगह 4 साल का है, 1 साल रिसर्च का भी रखा गया है। और साथ साथ तीनों सालों में भी इस तरह से इनको डिफरेंट पेपर्स पढ़ाए जा रहे हैं जो इन्होंने खुद ऑप्ट किए हैं, बच्चों ने खुद चूज किए हैं ये पेपर्स। तो जैसे फूड न्यूट्रिशन है, इस तरह से और बहुत सारे इस तरह के पेपर्स हैं। जैसे इसमें टेक्निकल स्किल्स भी, जैसे ये ब्लड टेस्ट वगैरह है, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोविड में था, तो कोविड में हमने सिर्फ डॉक्टर्स और जो ऐसे थे जो कंपाउंडर्स थे उन पे डिपेंडेंट। अब आने वाले टाइम में अगर कुछ भी ऐसा आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आने वाले टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी ट्रेन्ड है, जिनको अब जो ब्लड टेस्ट करना सीख रहे हैं, वो लोग ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं, और जितनी भी टेक्निक्स हैं जैसे पीसीआर वगैरह सीख रहे हैं अभी से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से वो जो कोविड है जैसे उसमें भी पीसीआर लगाते हैं। तो ये इस तरह से आने वाले टाइम में कोई भी, और जैसे फॉरेस्ट्री है उसका डेवलपमेंट है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कभी भी कोई भी आपदा आई तो इसके लिए भी ट्रेनिंग है सब्जेक्ट्स की। तो इतने सारे इनके सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो ये अभी से ही ट्रेन हो जाते हैं। तो जब तक ये ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं, तब तक ये किसी ना किसी स्किल में ट्रेन हो चुके होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जो इन्होंने खुद ऑप्शन इनको लेना है, और किसमें ये आगे अपना खुद से कल को अगर आपदा नहीं भी आती तो एटलीस्ट ये खुद से भी अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। और ये इससे हमारे रोजगार में इनको अपने ये खुद से रोजगार जनरेट करने में मदद मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो ये ऑप्ट कर सकते हैं, और उसके लिए टीचर्स हैं जो इनको पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे ई वेस्ट है, ई वेस्ट को कैसे प्रॉपरली इसको चैनलाइज कर सकते हैं, तो ये ई वेस्ट का वाला भी एक पेपर है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जिनसे बच्चों को पूरी हेल्प मिल सकती है कि अपना रोजगार ये खुद जनरेट कर सकते हैं। जी मैम, अब जी। मैम ने अपना पाथवे प्रस्तुत कर दिया है, किस प्रकार यह नई शिक्षा नीति अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ देश के युवाओं को रोजगार की ओर भी प्रवृत्त कर सके। इस नई शिक्षा नीति का बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी का दर 10% है। हर महीने 8 लाख बेरोजगार युवा जो हायर एजुकेशन की शिक्षा लेता है, कम से कम स्नातक होता है, 9 लाख लोग बाजार में आ जाते हैं प्रत्येक मास। देश में केवल 8 करोड़ नौकरियां हैं। तो किस तरह पूरे भारत को हम रोजगार से युक्त कर सकते हैं? अंग्रेजों ने एक नैरेटिव बना दिया कि नौकरी का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी होता है। और भारत सरकार की जो युवा पॉलिसी बनी, जो यूथ पॉलिसी बनी, युवा नीति 2009 है, वह कहता है कि भारत में 19 वर्ष से लेकर के केवल 29 आयु वर्ष तक ही हम युवा मानेंगे, वो युवा हैं। और भारत इस समय दुनिया का सबसे 37 करोड़ युवाओं का देश है। और 37 करोड़ युवाओं को हम किस तरह अपने अपने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसमें हम समाहित कर सकें। और भारत के अतीत की तरफ भी हम देखें कि जब तक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति नहीं थी, जब तक भारत में पुरातन पद्धति की शिक्षा नीति थी, सभ्यता और संस्कृति की, तब तब कल्पना करिए। और ये दस्तावेज के आधार पर इतिहास का यथार्थ है कि 16वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विश्व के व्यापार में भारत का प्रतिशत 45 था।
और आज भारत के व्यापार में, विश्व के व्यापार में भारत ऑन रिकॉर्ड सदन के पटल पर माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार के अनुसार हमारा प्रतिशत 2% भी नहीं है, 2% से कम है, 1.8 हमारा परसेंटाइल बनता है विश्व के व्यापार में। तो क्या थे, क्या हो गए। तो ये सब कुछ एक समेकित शिक्षा नीति, एक समावेशी शिक्षा नीति से ही संभव हो पाता है। भारत की वो शिक्षा नीति थी जो दूरदर्शी थी, जो प्रत्येक व्यक्ति को स्टार्टअप के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल करती थी। वह शिक्षा नीति आज हमारी नहीं है। अगर वह शिक्षा नीति पूर्णतः उस पद्धति पर, आश्रम पद्धति पर नहीं हो, लेकिन युवाओं को इतना ज्ञानशील और इतना कौशल के साथ युक्त कर सके कि वह याचक की भूमिका में न रहे। और इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री सब यथार्थ को जानते हैं। कई नेता राजनीतिक दलों के कहेंगे कि हम 60,000, 60 लाख, इतने लाख रोजगार सृजन कर देंगे। बिहार के एक नेता है, कहते हैं कि हमारा पड़ोसी राज्य है, कि हम 60 लाख से 23 लाख से 60 लाख तक नौकरियां सृजित कर देंगे। जबकि यथार्थ यह है कि चपरासी से, परिचारक से लेकर के और आईएएस अधिकारी तक केवल 23 लाख नौकरियां हैं एक राज्य में। तो कहां से नौकरियां आप लेके आएंगे। यह सब एक छलावा है और शिक्षा नीति ही उसमें क्रांतिकारी, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन कर सकता है। और किस प्रकार वह शिक्षा नीति प्रासंगिक होगा, उसके लिए जैसा मैम ने कहा कि उसके लिए समय सीमा का भी निर्धारण है। 15 वर्ष इस शिक्षा नीति के लिए रखा गया है कि अगर 15 वर्ष में शिक्षा नीति धरातल पर लागू हो जाता है, इसका कंप्लायंस हो जाता है, अब हमें प्राण प्रण से प्रयास करना है। और शिक्षा नीति, किसी भी नीति का आधार, जब कोई समाज संस्कृति से प्रेरित होता है, अर्थात संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, सत्ता एक संरेख में होती है, तो वह समाज का स्वर्ण काल होता है, गुप्त पीरियड। और जितने भारत के गुप्त और मौर्य काल जैसे स्वर्ण काल, महाराजा विक्रमादित्य का कालखंड जब हमने संवत दिया था, तो ये सब स्वर्ण काल है, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, समाज सब एक सीध में थे। आज हम डिरेल हो चुके हैं। हम नई शिक्षा नीति लेके तो आए हैं, इसके पहले डीएस कोठारी, जितनी शिक्षा नीति है, केवल नई शिक्षा नीति केवल प्रयोग का विषय बना था। यथार्थ के धरातल पर टकरा के युग की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा नीति का निर्माण यह पहली बार हुआ है। बहुत सी विसंगतियां इसमें हो सकती हैं, आलोचना का विषय हो सकता है। मैम जैसा विदुषी उस तथ्य को समझता भी है, जानता भी है, परंतु यह वास्तव में भारत को भारतीयता की ओर ले चलने वाली नई शिक्षा नीति है। और मैम का उद्बोधन, आपका हृदय से आभार। मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूं युवा अर्थशास्त्री, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर हर्षमणि जी को। डॉक्टर हर्ष। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आज जो नई शिक्षा नीति और रोजगार के अवसर पर एक महत्वपूर्ण पाठ्य के रूप में मनीषा सेंगर मैम का पाठ्य प्राप्त हुआ। उन्होंने सेंगर मैम, मनीषा सेंगर मैम। जी जी जी, मनीषा सेंगर मैम, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तमाम सारे विषयों पर अपना विस्तृत बेहंगम विश्लेषण हम सभी के सामने रखा। जहां तक मैं कुछ थोड़े से बिंदुओं को, मैम की ही बात को और आगे बढ़ाने के क्रम में, क्योंकि जो इस लोक पहल के इस प्लेटफॉर्म का, कि हम लोग एक विचार मंथन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में इसे कैसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हैं, तो मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक इनरोलमेंट रेशियो की बात आती है, 2020 से 2040 तक के बीच में जो एक टारगेट रखा गया है, भारत में इस समय लगभग 23% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, और 2040 के आसपास हमको इसको 50% तक ले जाना है।
तो पहली तो बात यह है कि चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा के स्तर पर, भारत एक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और इस अधिक जनसंख्या वाले देश में जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो कि कम से कम पहले एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएं हम, तब इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो ये एक विषय है। हालांकि इसमें कई सारे प्रयास हो रहे हैं। मैम ने विस्तार से बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पे काम हो रहा है, नए विश्वविद्यालय, नए डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान, सभी की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन जब हम शिक्षा के जो आयाम हैं, जिसमें शिक्षक है और छात्र है और उसका पाठ्यक्रम, तो इस पर बात करते हैं तो ये पाते हैं कि 36% भारत में आंकड़ा है कि सिंगल फैकल्टी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। पूरा एवरेज हम थोड़े से बड़े विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ दें, एक एवरेज है, तो वो 36%। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा ये बात है कि जो नई शिक्षा नीति है, उसका उसकी उसकी भूमिका क्या है, किस तरीके से है। आपने देखा कि जब नई आर्थिक व्यवस्था प्रारंभ हुई, नए आर्थिक सुधार जब आए, तो वो विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक नए दिशा निर्देश के रूप में जिन्होंने काम किया। और मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार व्यवस्था ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का लाभ जो है वो उपभोक्ताओं को मिला और जो कुशल उत्पादक थे उनको मिला। मुझे लगता है कि जो 1990 में जो आर्थिक सुधार हुए, वैसे ही सुधार अब शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित हैं। और सरकार का जो ध्यान है वो इस तरीके से है कि अब नियामक की भूमिका खत्म होकर शिक्षा को उसके मानकों, उन संस्थानों की रेटिंग, उन संस्थानों से निकले छात्रों के पास रोजगार की उपलब्धि, जो मानक हैं, जो रेटिंग्स हैं, उस आधार पर तय हो। तो पहला तो ये एक है कि ये एक नए सुधारों की और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ले जाती है, जहां पर नियामक का प्रतिबंध समाप्त हो रहा है। लेकिन जब आप खोल से बाहर निकलते हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यानी जो अच्छे संस्थान है, जो अच्छा कर रहे हैं, वो चाहे उनके संरचनात्मक ढांचे को लेकर हो, रोजगार प्राप्ति को लेकर हो, पाठ्यक्रम की अपडेशन को लेकर हो, उनके लिए अवसर खुलते जाएंगे। छात्रों के पास असीमित विकल्प हैं। छात्रों के पास ये विकल्प रहता है कि वो किस संस्थान का चुनाव करें। पिछले 5 सालों में ये बदलाव आया है कि छात्र अब संस्थानों की जो नैक की ग्रेडिंग है, उसको देखकर यह निर्णय ले रहे हैं कि वो किस संस्थान में अपने आप को ले जाएं। दूसरा जो एक चीज है कि जहां तक रोजगार की बात थी, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर ने भी इस पर अपनी बात को विचार में रखा। अगर वर्किंग एज ग्रुप को लें तो वो 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स भारत में माना जाता है। अब इस वर्ग के लोगों को किस तरीके से रोजगार के उन्मुख बनाया जाए। तो एक तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर भी ध्यान देती है कि जो शिक्षक हैं और जो छात्र और जो पाठ्यक्रम है, उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाई जाए, शिक्षक छात्र अनुपात ठीक किया जाए, पाठ्यक्रम को अपग्रेड किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए। मैम ने अपने लेक्चर में बहुत विस्तार से बताया कि वो आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस की भी पढ़ाई कर सकें, साइंस के स्टूडेंट सिनेमा पढ़ना चाहें। तो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच है। निसंदेह इसको रोजगार प्रदान करने में छात्रों को सहायक होगा। एक जो चीज जो इसकी तरफ ध्यान दिलाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरे विचार मंथन में और इस लोट पहल के इस मंच पर कई बार ऐसे बातों के संदर्भ में ये बात निकल के आई कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे पिछले 10 सालों में गिग इकोनॉमी का रोल काफी बढ़ा है। कोविड के बाद से इसमें और तेजी आई। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें भारत के युवा एक मध्यवर्ती, यानी एक इंटरमीडिएरी, एक बिचौलिए की भूमिका में आ रहे हैं, एक लीडर की भूमिका में नहीं आ रहे हैं। तो इस लीडर की भूमिका को किस तरीके से हम बढ़ाएं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। लीडर की भूमिका का आशय ये है कि अगर जब आप बिचौलिए की भूमिका में, भाई भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है,
जिस बाजार पर यूरोपियन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं टिकी हुई हैं, तो हम उस श्रेणी में लीडर के रूप में आते हैं, लेकिन हम बहुत सारी, जैसे कोई फूड चेन की बात है, कई स्टार्टअप्स की बात है, हम उसमें एक मध्यवर्ती, एक इंटरमीडियरी की भूमिका में आ रहे हैं। हमारे पास एक होना चाहिए, हम एक ब्रांड के रूप में लेके चलें। अब देखिए, जो एक और बात जो कह के मैं अपनी बात को बस विराम दूंगा, कि नई शिक्षा नीति एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। ये शिक्षकों के लिए भी और ज्यादा बड़ी चुनौती है। हम ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने साहब डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, फोटो खिंचा लिया, जियो टैग फोटो लग गया, ठीक है। यानी शिक्षकों के ऊपर एक ज्यादा बड़ी चुनौती के रूप में आया है कि हमें अपनी गुणवत्ता से बिना समझौता किए हुए जो नए मानक हैं उनके अनुरूप अपने आप को ढालना है। तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति ने शिक्षकों के लिए बहुत सारी चुनौतियां बढ़ाई हैं। हमें उन्हें कैसे छात्रों में ट्रांसफॉर्म करना है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैं एक व्यवहारिक अध्ययन के आधार पर आपको बताता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक अध्यापक के रूप में हमारी किसी एक कक्षा में अगर 300 बच्चे इनरोल्ड हैं, जबकि क्लास में 150 बच्चे ही उपस्थित हैं, तो ये जो 150 बच्चे हैं ये कहाँ हैं? ये 150 बच्चे कहीं कोई निजी संस्थान में कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस गैप को हम किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं? तो नई शिक्षा नीति शिक्षकों के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण है, और इसे उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। जब भारत में आर्थिक सुधार हुए तो बहुत सारे जो ऐसे विनिर्माण करता थे जिनकी लागत ज्यादा थी, जो मेल प्रैक्टिसिंग का लाभ ले रहे थे, उन सब की दुकानें बंद हो गई, और बहुत से ऐसे नए लोग निकल के आए जो विश्व के बाजार के अनुरूप उन्होंने गुणवत्तापूर्ण वस्तु बेची। और आप ये देखें कि उसी के बाद से भारत में परंपरागत उद्योगपतियों का दौर खत्म हुआ, और ऐसे उद्योगपति आए जो कि जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्होंने अपना बिजनेस स्वयं खड़ा किया। तो मुझे लगता है कि शिक्षा में उसी तरीके के सुधारों की अपेक्षा करती है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अपनी इन बातों के साथ मैं पुनः प्रोफेसर मनीषा सेंगर मैम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा किए। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित संस्थान से आप आती हैं, और इस लोक पहल के मंच को आपने समृद्ध किया। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर आपका भी हर्ष। बहुत बहुत आपने एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से नई शिक्षा नीति की समीक्षा की, उसकी आलोचना की, उसके गुण दोषों का विवेचन किया। परंतु कोई भी शिक्षा नीति लागू होती है, आपकी एक अर्थशास्त्रीय दृष्टि है, आर्थिक सुधार हुए, लेकिन आर्थिक सुधारों का सामना जब ये देश करता है तो अपनी पद्धति से सामना करते करते अपना स्थान बनाया है। रिसेशन हुआ, कितनी समस्याएं आए, लेकिन हम अपने पैरों के बल पर अपने पुरुषार्थ से खड़े होते हैं, अपनी नीतियों से है। हम न पूंजीवादी के रास्ते पर गए, न साम्यवाद के रास्ते पर गए, अपनी सभ्यता और संस्कृति के मानकों पर अपना काम शुरू किया है। और आज वही स्थिति है, अपने आधार पर, अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य और अपने संसाधनों के आधार पर भारत एक बहुत ही मध्यम मार्ग से चलने वाला है। इसमें न बहुत ही नियंत्रण होता है, न बहुत स्वतंत्रता, या जिसे उच्छृंखलता, या जिसे हम अति स्वतंत्रता, उच्छृंखलता या निरंकुशता कह सकते हैं, उसके मध्य का रास्ता है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, और इसके लागू करेगा तो समस्याएं तो होती हैं। राम के युग में भी रावण थे, कंस और कृष्ण का भी युग था। तो हम उन चुनौतियों से निपटेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें संशय नहीं। मैं बड़े आग्रह से आमंत्रित करता हूं डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, एक इतिहासकार हैं, युवा इतिहासकार हैं, कि आप विधिवत मैम का, जो आप बहुत ध्यान से सुनते भी हैं, श्रोता बहुत अच्छे हैं तो वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, मैम का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें पूरे लोक पहल परिवार की ओर से। डॉक्टर भावेश जी सर, लोक पहल द्वारा अनवरत जो ये परिचर्चा चलाई जा रही है, इसमें नई शिक्षा नीति एवं रोजगार के अवसर विषय पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े ही प्रतिष्ठित संस्थान देशबंधु कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की
प्रोफेसर मनीषा सेंगर मैम का पाथेय हम सभी को आज प्राप्त हुआ। और ये हमारे अग्रज डॉक्टर कैलाश त्रिपाठी सर से ही मैंने सीखा है कि जब कोई विदुषी या कोई विद्वान जब अपना वक्तव्य दे तो उनकी बातों को सुनना बड़े धैर्य से चाहिए। तो मैं आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो शुरुआत में आपने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और से लेकर फिर अब एनईपी 2020, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नई शिक्षा नीति 2020, 2 लाख सुझावों के आने के बाद, समीक्षाओं की कई दौर चलने के बाद बनाई गई है। तो निसंदेह रूप से सरकार को अपनी इस शिक्षा नीति से जितनी उम्मीद है, उतनी ही उम्मीद शिक्षकों को, छात्रों को और पूरे देश को है उससे। इसमें आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात के साथ अपना वक्तव्य प्रारंभ किया मैम, कि एनईपी 2020 केवल एक शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि पहली बार एक कोशिश की जा रही है अखिल भारतीय स्तर पर कि देश के विद्यार्थियों को देश के प्रति निष्ठावान बनाना। निसंदेह रूप से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम अपने देश के प्रति निष्ठावान नहीं है तो फिर हमारी निष्ठा किसी काम की नहीं रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यही हमारी पहचान है कि हम किस देश के नागरिक। बाकी बात सारी चीजें तो उसके बाद आती हैं। उच्च शिक्षा को लेकर मैम आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। निसंदेह रूप से वो एक बड़ी ही गंभीर चिंता का विषय है कि 2024 चल रहा है। 1947 से देखें तो आज इतने 7 दशक से ज्यादा समय हो रहा है। अंदरूनी इलाकों में अभी तक उच्च शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया है। ये कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, उसके लिए ये चुनौती थी और अभी भी वर्तमान में है। लेकिन आगे के अपने वक्तव्य में आपने बहुत सी ऐसी बातों को बताया जो निस्संदेह रूप से उन अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोगों को उच्च शिक्षा से जोड़ना, और उच्च शिक्षा तो बहुत बाद में आती है, पहले तो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना में बहुत कारगर रहेगी। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, जैसे मैं कुछ राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, नहीं ये होगा कि सार्वजनिक स्तर पर आप कुछ राज्यों के नाम ले रहे हैं, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा उन राज्यों में कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां अभी शिक्षा का प्रसार ना के बराबर है। शायद 100-200 लोगों में कोई 2-4 लोग मिलते हों जो शिक्षित हैं, वो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल तक। इसके बाद मैम आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपने भारत सरकार का जो ये बताया कि एचआरडी, ट्राइबल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन मिनिस्ट्री या एजुकेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन सारे विभागों के साथ मिलकर एक समग्र प्रयास किया जा रहा है, एक संतुलित प्रयास किया जा रहा है, जिसका एक और मात्र एक लक्ष्य है कि अधिकतम लोगों तक शिक्षा को प्रसारित किया जाए, शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको विस्तृत किया जाए। क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, तो वो विकसित भारत का निर्माण इसी शिक्षा के माध्यम से ही हो पाएगा। और उसमें जब तक पूरा देश शामिल नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता कि फिर वो विकसित हो पाएगा। विकासशील तो है ही है, लेकिन विकसित होना है तो बिना शिक्षा के नहीं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मैम छात्रों तक पाठ्य पुस्तक को पहुंचाना, अध्ययन सामग्री को पहुंचाना, प्रयास बहुत किए गए थे मैम, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, लेकिन वो प्रयास ना के बराबर हो रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा देश है और संसाधन उतने किसी एक एनजीओ या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकते जहां की आप लाखों या करोड़ों लोगों तक आप शिक्षा को फैला सकें। तो ऐसे में मैम आपने कुछ चीजें बताई, जिसमें ई एजुकेशन सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट, रीजनल लैंग्वेज प्रमोशन, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम, स्कूल चलो अभियान जैसे अनेक योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, विभिन्न राज्य सरकारों की, और खास तौर से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जो कि निस्संदेह रूप से शिक्षा को एक प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता के स्तर पर लेके चलते हैं और वो फैला रहे हैं। वैल्यू एडेड एजुकेशन को बढ़ावा देना, छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना, और 2030 तक ये प्रयास करना कि 99% छात्रों को कम से कम एनरोल तो किया जाए एजुकेशन में। ये एक चुनौती है और नई शिक्षा नीति इस पर निस्संदेह रूप से कारगर होगी, क्योंकि वो हम सबका एक सम्मिलित प्रयास होगा। विद्यार्थियों को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए मैम, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी, शोधार्थी, पढ़ाने वाला रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, लेकिन मैं उन सब्जेक्ट्स पर एक अथॉरिटी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास उसकी डिग्री नहीं है।
तो निस्संदेह रूप से अब जो विद्यार्थियों को ये एक चॉइस दी जा रही है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको अपने डिग्री लेवल पर भी चूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रयास होगा और इसमें पूरे भारत के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सम्मिलित होना पड़ेगा, शिक्षकों को सम्मिलित होना पड़ेगा, तब जाकर ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा। और ये एक बड़ा ही अनोखा लेकिन बड़े सकारात्मक प्रयास है और निस्संदेह रूप से विद्यार्थियों को ये शिक्षा की ओर आकर्षित करेगा, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। एनईपी में मैम लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट का जो समावेश किया गया है, जिसमें आपने बहुत सी चीजें बताई, फिशरीज को बताया, सेरिकल्चर को बताया, हार्टिकल्चर को बताया, आपने एग्रीकल्चर से जुड़ी कई चीजों को बताया, जिनके माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान ही कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो उनके आने वाले भविष्य में उनकी न केवल शिक्षा और हो सकता है कि शायद उनके रोजगार का भी माध्यम बन सके। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलकर जीडीपी के 6% और हो सकता है शायद 8% तक चला जाए शिक्षा में निवेश करना के साथ ही साथ आगामी समय में जो सबसे बड़ा योगदान इस शिक्षा नीति का होगा वो होगा रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करना, क्योंकि निस्संदेह रूप से कोई भी सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार सरकारी स्तर पर तो नहीं ही दे सकती है। तो ऐसे में यह जो नई शिक्षा नीति है 2020, ये एक साथ कई लक्ष्यों को साधने में सरकार, शिक्षकों, छात्रों और पूरे देश की जनता को प्रभावित करेगी, लाभान्वित करेगी, ऐसा हम सभी को पूरा विश्वास है। मैम ये शिक्षा नीति चूंकि बड़ी विस्तृत है, आपने उसको बड़े ही सधे शब्दों में, बड़े ही सरल तरीके से एक के बाद एक स्टेप्स में समझाया, बताया और निस्संदेह रूप से ये लोक पहल के माध्यम से जो हजारों लाखों लोगों के बीच में ये वक्तव्य गया है उससे उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ बहुत से कंफ्यूजन है मैम, लैंग्वेज को लेकर, सिस्टम को लेकर, तो उन कंफ्यूजन्स को भी दूर करने में ये वक्तव्य निस्संदेह रूप से बहुत कारगर होगा। इसके लिए मैं पूरे लोकपहल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैम, बहुत बहुत आभार आपका। इस धन्यवाद। लोकपहल को मूर्त रूप प्रदान करने के प्रोफेसर आलोक चौहान सर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर का विशेष आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है, उन्हें का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के सीनियर साइंटिस्ट हैं, भारत सरकार के अवार्डी हैं। डॉक्टर BL आर्या सर जो न केवल एक कुशल प्रशासक रहे हैं बल्कि आज भी नीति निर्माता के रूप में कई संस्थानों का सहयोग लेते हैं। हमेशा अपनी ओजपूर्ण वाणी से इसका संचालन करने वाले डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का, और बड़ी ही सूक्ष्म समीक्षात्मक टिप्पणी देने वाले हमारे अग्रज डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ इस आज के वक्तव्य में जुड़ने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक विस्तारक आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी और हमारे बहुत ही अनन्य आशुतोष सिंह तोमर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस पूरे के पूरे मंच को सजाने में पर्दे के पीछे से जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसे हमारे मानसी थपलियाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कनिष्का जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैम पूरे लोकपहल परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत क्यों। और पता नहीं मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर पाई, मैं बार बार कोशिश कर रही थी, वो कैसे कटा, मेरा हाथ लग गया पानी पीते वक्त तो वो कट गया और उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ कि पता नहीं आप लोगों का ये रिकॉर्डिंग कैसे हुआ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी फील करने की जरूरत नहीं। हमारे जो तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले तकनीशियन हैं वो इसमें बहुत ही विशेषज्ञता रखते हैं। मानसी जी हैं या और उनकी जो पूरी टीम है, उसको जब YouTube पर वो जाएगा तो बहुत व्यवस्थित रूप से जाएगा और आपके पास वो ये रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है जो फेसबुक की है, वो बहुत व्यवस्थित रूप से जाएगी और कुछ नहीं, वो जुड़ गया है। बीच का केवल अंतराल भर लगेगा और उसमें कोई असुविधा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी। मैं एक संशोधन कर दूं, अपने आशुतोष प्रताप सिंह तोमर तो दिल्ली में लोक पहल का काम देख रहे हैं संघ के। जो आपने कहा कि आशुतोष प्रताप आशु गुरु जी, वो संघ के बहुत ही पुराने स्वयंसेवक हैं। आपकी संघ आयु ही 60 वर्ष हो गई है और आप बहुत बाल काले से ही हैं। और आशु गुरु जी का परिचय है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA हैं और संघ के बहुत ही महनीय कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं।
आपका परिवार आपके घर से अटल बिहारी वाजपेयी का आप संघ उस जमाने के जनसंघ का जनसंघ नाम हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी के, आपके घर से जी। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। ऐसे हैं आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, आप बलरामपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं और निरंतर सक्रिय एक जो स्वयंसेवक होता है ना, अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक और जितने संसाधन हैं सार्वजनिक मीडिया के उस मीडिया से आप लगातार देश को जगाते रहते हैं। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, सजग और राम भक्त स्वयंसेवक हैं। तो गुरुजी का भी बहुत बहुत, गुरुजी का परिचय सत्यदेव सिंह जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उस परिवार से आपका संबंध है। आप वो कई बार सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो बहुत महनीय कार्यकर्ता और बड़ी सरलता से एक दिन भी अपना कार्यक्रम वो नहीं छोड़ते हैं। धर्म जागरण मंच के राष्ट्रीय सह समन्वयक शिवमूर्ति जी जैसे मूर्धन्य लोग इसको सुन रहे हैं लाइव प्रसारण में, संघ के कई प्रचारक सुन रहे हैं जो लगातार सुनते हैं। श्याम जाजू जी जैसे लोग इसको लाइक करते हैं, सुनते हैं। यदा कदा पूज्य, चूंकि समय की कार्यकारी व्यस्तता है, लेकिन जब भी अवसर मिलता है इसको माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार भी सुनते रहते हैं, उस पर उनकी दृष्टि रहती है, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ रूप से इस युग पुरुष का काम करते हैं। न भूतो न भविष्यति, ऐसा ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश को नहीं मिलेगा। और उनकी लगातार हम उस राष्ट्र की उनकी उन्नति के लिए जो उन्होंने प्रण लिया है उसमें हम सहयोगी बनने का प्रयास करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथियों ने कर दिया है। आपने इतना समय दिया और आप हमारे ही विचार परिवार के हैं। और मैंने फिर कहा कि सेंगर वंशियों से तो हम लोगों का बिल्कुल रोज का रिश्ता नाता है, बिल्कुल बंधु बांधव का रिश्ता नाता है। और उनके बीच वो बहुत यशस्वी क्षेत्र है, नाथनगर कहलाता ही है, बलिया का वो पश्चिमी क्षेत्र। तो उस नाते भी आपका उस वंश परंपरा को मैं जानता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। और इस सारगर्भित पाथवे के लिए 3 लाख में तो हम सहज 3-4 लाख तक पहुंच जाते हैं। आपकी वाणी पहुंच रही है, अभी लाइव ही इसको 23-24 हजार लोग सुन रहे थे और ये बढ़ती जाएगी, यूट्यूब पर आ जाएगी तो हम लाखों के बीच जाते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मानसी जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समारोप करें। मानसी जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोकपहल।